हेलो 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 मेरे भाई लोग, हेलो कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग हमेशा की तरह शानदार है, जबरदस्त है और जिंदाबाद है ना बॉस। बहुत बढ़िया। अभी तक ना 12th के लिए, बीकॉम वाले बच्चों के लिए, बीबीए वाले बच्चों के लिए, सीईटी वाले बच्चों के लिए अब बहुत चर्चा हो चुकी है, बहुत कुछ वीडियोस उनके लिए हो चुके हैं। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे जो 11th कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना, हाँ जो मेरे दोस्त है, बहुत दिल के करीब है, उनके अभी अभी ये फर्स्ट टर्म के एंड के एग्जाम्स आ चुके हैं। ठीक है, लगभग सारे ही कॉलेजेस के कुछ डेट्स आगे पीछे होंगे, लेकिन सबके एग्जाम्स अभी आ चुके हैं। ठीक है, तो अपन क्या करने वाले हैं, अभी अपन क्यों मिल रहे हैं ये बात पहले समझो। सर अभी ना 11th कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनके टर्म एंड एग्जाम्स के लिए एसपी और ओसीएम, ये दोनों सब्जेक्ट्स के रिवीजन के लिए हम मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों भी सब्जेक्ट। तो सर सिलेबस कितना है पहले ये जान लेते हैं। लगभग 50% सिलेबस है। कॉलेज वाइज थोड़ा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन 4 चैप्टर्स ओसीएम के और 4 चैप्टर्स तुम्हारे एसपी के, ये सिलेबस लगभग एवरेज ऑन एन एवरेज सारे ही कॉलेजेस में है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम एसपी और ओसीएम ये दोनों भी सब्जेक्ट जो है ना, उसके 4 चैप्टर्स जो है उसके रिविजन्स अभी हम यहाँ पे करने वाले। ठीक है, सो चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, वन शॉट रिवीजन रहेगा और कोशिश करेंगे हम कि शॉर्टेस्ट रिवीजन हो जाए। ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा नॉलेज आपको ये रिवीजन से मिल जाएगा। सर ये रिवीजन्स का फायदा किसके लिए है। हर एक बच्चा जो 11th कॉमर्स में पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर एडमिशन लेके बैठा है ना, उस हर एक बच्चे के लिए ये रिवीजन फायदेमंद है। ठीक है, तुमने पहले से कितना पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, ये अब मायने नहीं रखता बेटा। अब एग्जाम आ चुकी है और एग्जाम आ चुकी है तो हमें बस एग्जाम को फोड़ना है, इतना ही याद रखो। ठीक है, तो अब पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो बात छोड़ दो। अभी ये रिवीजन लेक्चर्स में अगर तुम आते हो ना, तो इसका एक बहुत जबरदस्त फायदा तुम्हें ये होगा कि बेसिक से जीरो से लेके तुम्हें पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट भी क्या है, प्लस इसको शॉर्टेस्ट वे में सर हम किस तरीके से आंसर्स लिख सकते हैं, ये एक बात है। और इसके क्वेश्चन आंसर्स के भी अपन अलग से वीडियोस या रिविजन लेके आएंगे तुम्हारे लिए। लेकिन अभी चैप्टर वाइज ये वन शॉट रिविजन अपन कर रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। चलो फिर अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। आज शुरू करेंगे सर कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर है, ओसीएम का चैप्टर नंबर 1, उससे अपन शुरुआत करेंगे, श्री गणेशा करेंगे। ठीक है, तो चलो कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया और शुरू करते हैं अपने इस रिवीजन को। ठीक है, चलो जी। लेकिन एक बात मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि बस ये रिवीजन होगा सब कुछ होगा, सब सही है, लेकिन भाई बच्चों का साथ बहुत जरूरी है। सारे ही बच्चों का साथ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर एक बच्चा जो ये रिवीजन लेक्चर देख रहा है ना, वो हर एक बच्चा मेरे साथ साथ क्या करेगा, अगर तुम्हें एकदम टॉप स्कोर करना है ना अच्छा खासा, तो ये मेरी गारंटी है कि ये रिवीजन के बाद ना तुम खुद डिफरेंस फील करोगे। ठीक है, भले ही तुमने पहले पढ़ा हुआ है, पहले नहीं भी पढ़ा हुआ, जो भी है वॉट एवर, ठीक है, पहले पढ़ के आए हो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। सर ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है अभी तक का, उनका 100% फायदा होने वाला है। सर ऐसे भी कुछ बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्ट के साथ फिर से पढ़ाऊंगा तुम्हें। ठीक है, चलो बस शुरू करेंगे फिर। बस बच्चों का साथ चाहिए, जो भी मैं यहाँ पे कहूंगा वो तुम्हें घर पे कहना पड़ेगा। बस कंडीशन इतनी है, जब मैं बोलूंगा कि मेरे साथ साथ बोलो, तब मेरे साथ साथ बोलने का, समझा। जब यहाँ से मैं बोलूंगा कि भाई फुल फोकस चाहिए, तो फुल फोकस चाहिए, बस तुम्हारा काम हो गया समझो। ठीक है बेटा, चलो साथ मिलके करेंगे, ओसीएम और एसपी दोनों को भी फोड़ देंगे। ठीक है, चलो शुरू कर दे बॉस। सो चैप्टर 1 ओसीएम का कौन सा है बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। ये चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, ये चैप्टर 1 का नाम है। अब ये चैप्टर में है क्या सर, ये चैप्टर में ना हमें बताया गया है कि सर कॉमर्स मतलब क्या, बिजनेस मतलब क्या, उसके कैसे अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। समझ में आ रहा है क्या। फिर उसमें बहुत कुछ है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है, बिजनेस है, कॉमर्स है, उसमें इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें और ट्रेड है, ये सारी चीजें इसमें अपन सीखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं चैप्टर को एकदम अच्छे से। अब सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत होती है इस फेज से कि देयर आर ह्यूमन एक्टिविटीज, और ह्यूमन एक्टिविटीज ना दो टाइप के होते हैं। भाई जो भी ह्यूमन एक्टिविटी है, तुम देखो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी ना दो टाइप की होती है, एक होती है नॉन इकोनॉमिक और दूसरी होती है इकोनॉमिक। ठीक है, मतलब क्या, अपन या तो पैसा कमाते हैं किसी एक्टिविटी से, या तो पैसा नहीं कमाते, सीधी सी भाषा में अगर बोला जाए तो। ठीक है भाई, तुम्हारी मम्मी घर पे तुम्हारे लिए खाना बना रही है, ये पैसा कमाने का काम कर रही है नहीं, इट इज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन ना, सो इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ रहा है। और दूसरा होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या, पापा
पैसे कमा रहे हैं, पापा तुम्हारे चाहे जॉब कर रहे होंगे या बिजनेस कर रहे होंगे या कुछ प्रोफेशन में होंगे, जो भी काम करते हैं, ठीक है, तो वो पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं ना, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मम्मी घर पे खाना बना के तुम्हें खिला रही है, उसमें मम्मी को पैसा मिल रहा है क्या? नहीं, नॉन इकोनॉमिक है। लेकिन वही अगर बाहर होटल में कहीं कोई व्यक्ति तुम्हें खाना बना के खिला रहा है तो तुम उसको पैसा दोगे ना, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ रहा है क्या? ये डिफरेंस है। सो शुरुआत में यही बताया है क्या, ऑल ह्यूमन बींग्स, ये देखो ह्यूमन एक्टिविटीज, सो ऑल ह्यूमन बींग्स परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज थ्रू आउट देयर लाइफ टू सेटिस्फाई देयर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। दीज एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। ये एक्टिविटीज के दो मेन टाइप होते हैं बेटा, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किस लिए करते हैं? इट इज डन फॉर व्हाट? लव, अफेक्शन, रिलीजन, सोशल सर्विस एक्सेट्रा। बॉस सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे, ठीक है, अपने बच्चों से प्यार है इसलिए कुछ करेंगे, ठीक है, दोस्ती का रिलेशन है इसलिए कुछ करेंगे। समझ में आ रहा है? ये जो फीलिंग्स इमोशंस होते हैं ना, वहां पे जो अपन काम करते हैं उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इट्स एम इज नॉट टू अर्न मनी। पैसा कमाना यहाँ पे कोई एम नहीं है। एग्जाम्पल, अ मदर कुकिंग फॉर हर फैमिली, पर्सन डूइंग चैरिटी। भाई कोई चैरिटी भी कर रहा है, हाँ, दान धर्म कर रहा है, तो इट इज अ नॉन इकोनॉमिक। सर पैसा तो दे रहा है या कहीं ना कहीं जाके हेल्प तो कर रहा है। अरे बेटा पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन पैसा कमाने के लिए कर रहा है क्या? देखो, एम इज नॉट टू अर्न मनी। समझ में आ रहा है क्या? उसे बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जाहिर सी बात है पैसे कमाने के लिए या जीवन का गुजारा करने के लिए की जाने वाली एक्टिविटी, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज डन टू अर्न इनकम और लाइवलीहुड, ठीक है। मेन टाइप्स, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के ना अभी तीन टाइप्स है, जो तीन टाइप्स पे चैप्टर पूरा बेस्ड है। कौन से कौन से? अब तुम सोचो, पैसा कमाने के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो सर बिजनेस करेंगे, या तो सर जॉब करेंगे, या तो तीसरा प्रोफेशन में जाएंगे। मतलब एग्जांपल लो, क्या सर या तो मेरा खुद का बिजनेस है, हाँ कपड़े का बिजनेस है फॉर एग्जांपल, या तो दूसरा मैं खुद सीए, सीएस, सीए में लॉयर या फिर आर्किटेक्ट, इसमें से कुछ काम कर रहा हूँ, मतलब मैं प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, प्रोफेशनल हूँ। और तीसरा, या तो मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, कंपनी में जाके या कहीं पे व्हाटएवर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। ये तीन तरीके हैं पैसे कमाने के, ठीक है। सो मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस मतलब क्या है? जहां पे हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गुड्स सेल परचेस करेंगे, ट्रेड करेंगे। समझ में आ रहा है? दैट इज, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। दूसरा क्या है सर? प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब मैंने कुछ स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर किया हुआ है, मेरे पास कुछ स्पेसिफिक स्किल है, उसको यूटिलाइज करके मैं पैसा कमाने का काम कर रहा हूँ। तो ये नॉलेज एक्वायर किया मतलब क्या? सर मैंने 4 साल तक बहुत पढ़ाई की, मैं डॉक्टर बन गया, अब उसके वो स्किल को, वो नॉलेज को यूज करके मैं पैसे कमा रहा हूँ, दैट इज प्रोफेशन। और तीसरा होता है बेटा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? सर मैंने एमबीए कर लिया, ठीक है, फाइनेंस में, अब मैं किसी कंपनी में जाके काम कर रहा हूँ, ठीक है, और वहां से पैसे कमा रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? पक्का पक्का, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ध्यान दो। चलो, पहला है बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है? प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट, ठीक है ना। या तो सर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेल परचेस करेंगे, क्यों? प्रॉफिट कमाने के लिए। दूसरा है प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल्स इन रिटर्न फॉर फीस। डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर क्या करता है? दवाइयां लिख के देता है, इंजेक्शन देता है, चेक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो फीस लेंगे। समझा? तो अपना नॉलेज यूज करके फीस कमा रहे हैं। एग्जाम्पल, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीएस। और एम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इज वर्किंग अंडर अदर्स फॉर सैलरी और वेजेस। सैलरी या वेजेस कमाने के लिए, सैलरी या वेजेस मिलते हैं जब अपन दूसरे के लिए काम करते हैं। समझ में आया क्या? ये तीन टाइप्स है, उसमें सबसे पहला टाइप जो है बिजनेस। अब इसको डिटेल में देखते हैं अपन, ठीक है। बिजनेस, बिजनेस बहुत अच्छे से याद रखो, ये तुम्हारे आंसर में ये लाइन आनी चाहिए, ठीक है। जब भी बिजनेस के बारे में देखोगे, बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट बाय इंडिविजुअल और ग्रुप। सर या तो अकेला व्यक्ति बिजनेस करेगा, या तो पार्टनरशिप में करेगा, या तो ज्वाइंटली फैमिली के साथ करेगा, या तो कंपनी खुद की बनाएगा, कुछ भी है ना, बिजनेस ही है। चाहे कुछ भी कर लो, बिजनेस ही है। तो इंडिविजुअल एफर्ट है या ग्रुप एफर्ट है, लेकिन कैसा है? ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। कैसा है? ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, ठीक है। आगे, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
बिजनेस में क्या आता है सर, गुड्स प्रोड्यूस भी कर सकते हैं या सिर्फ ट्रेड करना, मतलब मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, गुड्स प्रोड्यूस किए खुद, या कहीं से गुड्स लिए और उसे सेल परचेस के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों भी आता है बिजनेस में। सर बिजनेस का मेन एम क्या है बेटा, क्या मेन एम है, काय के लिए करते हैं बिजनेस? ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए, लेकिन पैसे में कमाना क्या है बिजनेसमैन को? सर प्रॉफिट चाहिए, हर एक बिजनेस को प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट इज द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस। बिना प्रॉफिट के बिजनेस सर्वाइव कर सकता है क्या? नहीं, ज्यादा दिन तक तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए मेन एम इज प्रॉफिट, जो कि रिवॉर्ड होता है किसका? वो एंटरप्रेन्योर का, बाय सेटिस्फाइंग सोसाइटीज मल्टीपल नीड्स। मतलब यहाँ से एक बात पता चली क्या सर, बिजनेस का ना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी है और बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव भी है। समझ में आ रहा है? वो अभी अपन देखेंगे आगे। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, रिवॉर्ड लेना। और सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? सोसाइटी के नीड्स को सेटिस्फाई भी करना, क्योंकि सोसाइटी ने मुझे बड़ा किया है तो मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहूंगा। समझे क्या? पक्का पक्का, ये है बिजनेस। अब अपन ने देखा ना बिजनेस में क्या आता है बेटा, प्रोडक्शन आता है। ये देखो बिजनेस में क्या क्या आता है, प्रोडक्शन भी आता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। तो देखते हैं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मतलब क्या? गुड्स को क्रिएट करना, फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है ना, गुड्स को क्रिएट करना या प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, ध्यान दो। एग्रीकल्चर, इसमें क्या क्या आएगा? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या आता है? लैंड कल्टीवेट करना और ग्रोइंग क्रॉप्स, कल्टीवेटिंग लैंड एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। या फिर मैन्युफैक्चरिंग होगा प्रोडक्शन में। दूसरी एक्टिविटी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। अब आप क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल को कुछ प्रोसेस करके उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स यूजिंग मैन पावर एंड मशीन्स। प्रोसेस कैसे करेंगे? या तो मैन पावर से या तो मशीनरी से। ठीक है, एग्जांपल क्या दिया है? ऑयल सीड्स को आपने एडिबल ऑयल्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये एग्रीकल्चर में आपने ऑयल सीड्स उगाए। ठीक है, उस अब मैन्युफैक्चरिंग में उसको क्या कर रहे हैं? उससे ऑयल बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्टिविटीज आती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में क्या क्या एक्टिविटीज आएंगी? इट इन्वॉल्व्स मार्केटिंग एक्टिविटीज सच एज ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब यही एक्टिविटीज तुम देखोगे एड्स टू ट्रेड में। समझ में आ रहा है? चलो ध्यान दो आगे। इट हेल्प्स गुड्स मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर। सर गुड्स जहां से बने वहां से लेके जहां पे वो कंज्यूम होने वाले हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते बीच में जितने भी एक्टिविटीज आते हैं ना, वो सारे एक्टिविटीज आते हैं तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन में। समझ में आया क्या? पक्का पक्का। आगे बिजनेस के डेफिनेशन। अब ये दो डेफिनेशन है, उसमें से मैं हमेशा बच्चों को रेकमेंड करता हूं कि ये वाला डेफिनेशन करना, लेकिन कोई बच्चा अगर ये वाला भी करना चाहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई बच्चा कहेगा सर मैं दोनों करूंगा, दोनों ही करके जाओ, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के जाना और उसके कीवर्ड्स लिख के आना। ऐसे जरूरी नहीं है, डेफिनेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ऐसे जरूरी नहीं है कि डेफिनेशन सेम टू सेम वैसे का वैसे छाप के आना। ठीक है, अपन रोबोट तो है नहीं, लेकिन डेफिनेशन समझ के लिखना, उसके कीवर्ड्स वहां पे आने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तब जाके वो डेफिनेशन लिखने का कोई तो मतलब है। ठीक है, चलो अब ये पहला डेफिनेशन है प्रोफेसर हैने का। किसका है? प्रोफेसर हैने। प्रोफेसर हैने बिजनेस के बारे में क्या बोलते हैं? बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। बहुत सुंदर डेफिनेशन बोला है। क्या बोला प्रोफेसर हैने ने? बिजनेस एक्टिविटीज आर ह्यूमन एक्टिविटीज। सर ये क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज है। कैसे एक्टिविटीज? विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स, जो ह्यूमन एक्टिविटीज क्या करते हैं? प्रोड्यूस एंड प्रोसेस वेल्थ। डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। वेल्थ क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना और उस वेल्थ पे प्रोसेस करना। समझ गए? ये जो एक्टिविटीज, जो ह्यूमन एक्टिविटीज ये काम करते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस या बिजनेस एक्टिविटीज। समझा? सेकंड, दूसरा डेफिनेशन क्या है? प्रोफेसर प्राइट, ह्यूज एंड कपूर। अब ये तीनों ऑथर्स ने मिलकर ये डेफिनेशन बनाया। क्या है? बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। ऊपर देखा था आपने, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट बाय इंडिविजुअल और ग्रुप, वही लिखा है यहाँ पे। बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर प्रॉफिट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई सोसाइटीज नीड्स। तो ऊपर और एक बात बोली थी, क्या सर? बिजनेस के ना दो ऑब्जेक्टिव्स है, एक है सोशल ऑब्जेक्टिव और एक है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो ये लोग ये दोनों भी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं? सर बिजनेस क्या है? बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। कौन कर रहा है? इंडिविजुअल्स। किस चीज के लिए? टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स सर्विसेज को प्रोड्यूस या सेल करने के लिए और उससे प्रॉफिट कमाना है।
तो ये एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गया, प्रॉफिट कमाना। और उसके साथ साथ हमें क्या करना है सर, सोसाइटी के नीड्स को सेटिस्फाई भी तो करना है, टू सेटिस्फाई सोसाइटीज नीड्स, मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव भी सेटिस्फाई हो रहा है। समझ में आया क्या? पका पका। ये दोनों भी डेफिनेशन है, मैं कहता हूँ कि दोनों भी करके जाना, लेकिन रेकमेंड करता हूँ हमेशा कि ये वाली लिखना। ये भी लिखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा रिकमेंडेशन है, बस ये याद रखो, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के ना 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है या 10 फीचर्स है, दोनों में से कुछ भी पूछा आंसर सेम ही रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछो या फीचर्स पूछो, कुछ भी पूछो, ठीक है, आंसर सेम ही रहेगा। देयर आर टोटल 10 फीचर्स, लेकिन याद रखने के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे याद रखना है बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो, सबसे पहला है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जाहिर सी बात है ना, बिजनेस क्या है सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने ऊपर ही देखा एक्टिविटीज में, ह्यूमन एक्टिविटीज के दो टाइप, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक। उसमें एक है बिजनेस, इकोनॉमिक में है बिजनेस, बिजनेस पहले ही सबसे पहला, ठीक है। इसलिए बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे हमें पैसे कमाने हैं, प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। बिजनेस इज ऑलवेज डन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड, नॉट फॉर लव एंड अफेक्शन। सर ये लव अफेक्शन या भावनाओं के लिए नहीं किया जाता, यहाँ पे हमारा एम है पैसा कमाना, इसलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। दूसरा सेकंड पॉइंट क्या है, टू पार्टीज। फीचर्स का दूसरा, सर बिजनेस करने के लिए हमेशा दो पार्टीज लगेंगी, मैं खुद ही खुद के साथ बिजनेस कर सकता हूँ क्या? ये देखो, ये मैंने ये पेन लिया, ये खुद को ही बेचा, फिर ये जेब से पैसे निकाले, ये हाथ से ये जेब में डाले, क्या ये पॉसिबल है? और पॉसिबल भी है तो भी उसका कोई यूज है नहीं, ये यूजलेस थिंग है। समझ गए क्या? इसलिए इसलिए सर देयर आर ऑलवेज टू पार्टीज इन बिजनेस, ठीक है। एक होगा बायर, दूसरा होगा सेलर, तभी जाके बिजनेस होगा, ओके। सो एवरी ट्रांजैक्शन नीड्स मिनिमम टू पार्टीज, सेलर एंड बायर। एक्सचेंज कैन बी ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट। हाँ, ये हो सकता है कि सर जो भी ये ट्रांजैक्शन के थ्रू आप जो भी एक्सचेंज कर रहे हो ना, वो या तो इन राइटिंग होगा या तो ओरली होगा, एग्रीमेंट आपका कैसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है फीचर्स का, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 2, टू पार्टीज। ये दो पॉइंट याद रखने के लिए बहुत आसान है। कैसे? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक है तो एक नंबर पे है, टू पार्टीज है वो 2 नंबर पे है, बस दिमाग में डाल लो, ठीक है। तीसरा क्या है सर, अब मुझे एक बात बताओ सर, एक्टिविटी आ गई, लोग आ गए, ये लोग ये एक्टिविटी करके क्या करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। सो तीसरा फीचर क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। इसीलिए पॉइंट नंबर 3 है प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम क्या है, बिजनेस क्यों करता है कोई भी व्यक्ति, अर्न एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सर सिर्फ अर्न नहीं करना है, मैक्सिमाइज भी तो करना है। हर साल मैं 10,000 का ही प्रॉफिट कमा रहा हूँ, कोई फायदा है क्या? नहीं सर, ज्यादा चाहिए, नेक्स्ट ईयर और हाइक होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर और हाइक होना चाहिए। समझ गए क्या? सो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। आगे, इट इज अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग सेल्स और रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो ये प्रॉफिट को मैं मैक्सिमाइज कैसे कर सकता हूँ, बढ़ा कैसे सकता हूँ, या तो बस सेल बढ़ाओ या तो खर्चे कम करो, दोनों में से कुछ भी एक काम करो तो प्रॉफिट तुम्हारा ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज होते जाएगा। इसलिए बोला अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग सेल्स और रिड्यूसिंग कॉस्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन प्रॉफिट के बारे में जब भी लिखोगे, प्रॉफिट इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। सर बिजनेस का बैकबोन है प्रॉफिट, जिसके बिना बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता। समझ में आया? बिजनेस कैन नॉट इवन स्टैंड स्टिल इन मार्केट विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। समझ में आया क्या? पक्का पक्का। सो ये 3 पॉइंट्स याद हुए। क्या देख रहे हैं अपन, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। इसके 3 पॉइंट्स पहले इंपॉर्टेंट है, एक नंबर पे है एक वाला। सो एक वाला क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो एक है। सेकंड नंबर पे है टू वाला, सो दो पार्टीज, ठीक है। सर ये पार्टीज, ये दो पार्टीज, ये दो या दो से ज्यादा पार्टीज ने मिलके ये बिजनेस एक्टिविटी करके क्या पाना है, प्रॉफिट। इसलिए थर्ड क्या है, प्रॉफिट मोटिव। समझा क्या? अब इसके बाद जो 3 है ना, 4, 5 एंड 6, दीज आर रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। पहले 3 याद आ गए, अब आगे के जो 3 है, दीज आर रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। चलो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आया क्या? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो 4, 5, 6 और 3 पॉइंट्स रेडी हो गए बॉस। अब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस में क्या है, गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी प्रोड्यूस्ड और प्रोड्यूस्ड बिफोर एक्सचेंज। सर क्या बोल रहे हैं, गुड सर्विस या तो प्रोड्यूस करो या तो प्रोड्यूस करके उसे एक्सचेंज करो, ठीक है। दूसरी चीज, एग्जांपल, अ टेलरिंग शॉप वर्सेस स्टिचिंग फॉर पर्सनल यूज। इसमें से बिजनेस कौन सा है? जैसे एग्जांपल दिया था ना, क्या मम्मी घर पे खाना बना रही है और तुम होटल में जाके खाना खा रहे हो, तो इसमें से बिजनेस वाली एक्टिविटी कौन सी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो होटल में जाके खाना खा रहे हो, तो सेम टू सेम
मम्मी ने तुम्हारे लिए कोई तो घर पे ड्रेस सिली, ठीक है, कोई कुर्ता है वो मम्मी ने घर पे सिल के दिया, ये बिजनेस है क्या? नहीं। लेकिन वही मम्मी अपने टेलरिंग शॉप के लिए कर रही है, वो बिजनेस। समझ में आ रहा है क्या? सो प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है बिजनेस में, ठीक है। या तो प्रोडक्शन होगा या तो जो प्रोड्यूस हुआ है उसको एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज फॉर मनी और बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम तो रहा नहीं है एग्जिस्टेंस में, या होता भी है तो बहुत ही कम लेवल पे है, ठीक है। जनरली अब सारे ही ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी टर्म्स में ही होते हैं। सो जो भी एक्सचेंज अपन कर रहे हैं वो काहे के लिए करते हैं? या तो मॉनेटरी, या तो मनी, मनी के लिए, पैसे के लिए, या तो बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स के बदले गुड्स, सर्विस के बदले सर्विस। समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल क्या है? नोटबुक फॉर कैश, वीट एक्सचेंज फॉर राइस। नोटबुक फॉर कैश क्या है? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, और ये वीट एक्सचेंज फॉर राइस क्या है? बार्टर सिस्टम, गुड्स के बदले गुड्स या सर्विस के बदले सर्विस। चलो पॉइंट नंबर 6 क्या है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। सर जो भी है बिजनेस से गुड्स बनेंगे या डील करेंगे वो कैसे होंगे? बिजनेस डील्स विद कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स सर्विसेज लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या रहे? जो अपने को डेली लगते हैं ना, राइस है, व्हीट है, ब्रेड है, मिल्क है, एग्स है, जो भी है, दीज आर कंज्यूमर गुड्स। या फिर क्लोथ्स है, ठीक है। हाँ, कैपिटल गुड्स मतलब क्या है? जिसको अपन एसेट्स बोलते हैं, जिसको अपन एसेट्स बोलते हैं, या फिर जो बिजनेसेस को भी लगते हैं गुड्स, नए गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, उसको भी कैपिटल गुड्स, जैसे कि मशीनरी। समझ में आ रहा है क्या? सो बिजनेस जब भी करोगे ना तो इसमें से कुछ भी कर सकते हो, समझे? सो डीलिंग या तो कंज्यूमर गुड्स में होगा या तो कैपिटल गुड्स में होगा। समझ में आएगा बेटा? या फिर सर दोनों में से कुछ नहीं है तो सर्विस में होगा, जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, या फिर ये सर्विस, एजुकेशन है, कुछ भी है। समझ में आएगा बेटा? पक्का पक्का क्लियर है? सो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस या फीचर्स ऑफ बिजनेस के पहले 6 पॉइंट्स समझ में आ गए क्या? 3 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स कैसे याद रखेंगे? पहला पॉइंट 1 वाला एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड नंबर 2 वाला 2 पार्टीज, ये 2 पार्टीज एक एक्टिविटी करेंगे उससे क्या कमाएंगे? प्रॉफिट। तो तीसरा प्रॉफिट मोटिव। ये 3 खत्म, दिमाग में बैठ गए एक साइड में। अब नेक्स्ट 3 पॉइंट्स क्या है सर? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। ये 3 6 पॉइंट्स हो गए 10 में से। समझ में आया क्या? 10 में से 6 पॉइंट्स हो भी गए बेटा, बस साथ में बने रहो, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 7 क्या है? अब 6, पॉइंट नंबर 6 क्या था? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो पॉइंट नंबर 7 इज रिलेटेड टू डीलिंग, उसी से रिलेटेड, उसी के साथ साथ पॉइंट नंबर 6 है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, पॉइंट नंबर 7 है डीलिंग से ही रिलेटेड, कंटिन्यूटी इन डीलिंग। क्या बोला है? कंटिन्यूटी इन डीलिंग। मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, बस ये बिजनेस करके, जो तुमने बिजनेस खोला कोई भी, ठीक है, एक दिन काम किया, आगे 3 महीने दुकान बंद, फिर से एक दिन आए, आगे 2 महीने दुकान बंद, ऐसे चलेगा? नहीं। या फिर मैंने बिजनेस का बहुत बड़ा ओपनिंग रखा मेरे शॉप का और उसके बाद शॉप बंद, चलेगा? नहीं। सर डीलिंग में ना कंटिन्यूटी चाहिए, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी चाहिए, तब जाके उसे बिजनेस कह सकते हैं। या फिर मैंने ऐसे किया, मैंने अपनी गाड़ी सेकंड हैंड बेच दी किसी को, क्या ये बिजनेस है? नहीं। क्यों सर? एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है। अब मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं गाड़ियां बेचने का काम कर रहा हूं, क्या ये बिजनेस है? यस, ये बिजनेस है। समझ गया? सो डीलिंग में कंटिन्यूटी चाहिए। सो बिजनेस इज इक्वल टू, बिजनेस क्या है सर? रेगुलर एक्टिविटी, ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, समझे? ये कंटिन्यूअस बेसिस पे चलने वाली एक्टिविटी है। एग्जांपल, सेलिंग पर्सनल कार इज नॉट बिजनेस वर्सेस कार डीलर सेलिंग कार्स रेगुलरली, इट इज द बिजनेस एक्टिविटी। समझ में आ गया? पक्का पक्का। सो पॉइंट नंबर 7 क्या है? कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स, जो पॉइंट नंबर 6 के डीलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 8, 9 और 10 तीनों भी एक साथ आते हैं। कैसे? ये देखो, पॉइंट नंबर 8 बोलता है अनसर्टेन रिटर्न और पॉइंट नंबर 9 बोलता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। पॉइंट नंबर 8 क्या बोलता है? अनसर्टेन रिटर्न। सर आप बिजनेस करोगे ना तो भी रिटर्न कितना आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे आप जॉब करने जाओ, आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, बिजनेस में वैसे है क्या? इतना ही प्रॉफिट मिलेगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं। सर मिला तो इतना से मिलेगा, ठीक है, या तो छप्पर फाड़ के मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? सो रिटर्न इज ऑलवेज अनसर्टन, प्रॉफिट्स आर नॉट गारंटीड, मे अर्न, बिजनेसमैन मे अर्न और सफर लॉस, या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस भी हो सकता है, कोई इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। सो रिटर्न कैसा है? अनसर्टन है, ठीक है, गुड। उसके बाद एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब सर ये 8th और 9th पॉइंट ना बहुत रिलेटेड है। 8 पॉइंट में क्या बोला है? 8 पॉइंट में क्या बोला है कि बॉस तुम्हें या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये रिस्क ही तो है ना, ये रिस्क ही तो है। तुम कोई फिक्स्ड रिटर्न तुम्हें नहीं मिलेगा, ये रिस्क ही है ना। तुमने अपना कैपिटल लगाया, अगर डूब गया तो, लॉस हो गया तो, समझ में आ रहा है?
सो बिजनेस में कई सारे रिस्क हो सकते हैं। डिमांड अचानक से चेंज हो गई, सर लॉस हो गया। मान लो मैं कपड़े को व्यापारी हूँ, ठीक है, कपड़े बेचने का काम करता हूँ। मान लो मैं ये इस तरीके के स्वेटर्स बेचता हूँ, इसकी डिमांड ही कम हो गई, लोग कुछ और ही पहन रहे हैं अभी, तो मैं तो लॉस में गया ना। समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए एलिमेंट ऑफ रिस्क, देयर इज ऑलवेज एलिमेंट ऑफ रिस्क इन बिजनेस, ठीक है। सो एवरी बिजनेस फेसेस रिस्क। लाइक रिस्क कैसे हो सकते हैं सर? चेंज इन फैशन, जो भी एग्जांपल दिया मैंने, सर फैशन या ट्रेंड्स ही चेंज हो गए तो डिमांड चेंज हो गया, डिमांड शिफ्ट हो गया लोगों का। या फिर आग लग गई, चोरी हो गई, कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, बहुत बारिश हो रही है, बहुत फ्लड वाली सिचुएशन आ गई, समझ में आया गया, तो उसमें मेरा भी नुकसान होने ही वाला है बिजनेस का। तो ऐसे रिस्क हमेशा ही रहेगा बिजनेस में, ठीक है। रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बट नेवर अवॉइडेड। सर आप रिस्क को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड कभी नहीं कर सकते, ठीक है। रिस्क कभी अवॉइड नहीं की जा सकती। हाँ, आप इंश्योरेंस निकाल के या कोई और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके आप रिस्क को कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 एक दूसरे से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 8 क्या बोलता है? अनसर्टन रिटर्न्स, और पॉइंट नंबर 9 क्या बोलता है? एलिमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है। अब एक ही पॉइंट बचा है, ये सब कुछ जाने दो, ये सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 बोल रहा है सर ये सब कुछ छोड़ दो, लेकिन एक चीज ऐसी है ना जो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देगी, जो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देगी। सिर्फ प्रॉफिट कमाना आपका एम नहीं है, बस प्रॉफिट तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन प्रॉफिट कमाएगा कैसे? जब तेरा कस्टमर हमेशा हैप्पी रहेगा, जब तेरा कस्टमर हमेशा खुश रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा। समझ में आया गया? तो पॉइंट नंबर 10 क्या बोलता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्या बोलता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सर ये भी एक बात है, एक बार एक कस्टमर आया उसके बाद वो चला गया, ऐसे 1000 कस्टमर आए, ये असली बिजनेस का मजा है? या फिर सर जो पहले 1000 कस्टमर आए वो मेरे पास है ही, और नए 1000 कस्टमर ऐड हो रहे हैं, और 1000 कस्टमर ऐड हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्या हो रहा है सर, जो कस्टमर एक बार मेरे पास आ रहा है ना, वो सेटिस्फाइड होके ना मेरे पास ही रहता है, समझा? और इसमें और कस्टमर्स का एडिशन होते जाता है, इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स। मतलब नए कस्टमर्स तो ऐड हो ही रहे, प्लस और पुराने कस्टमर जो है ना वो भी रिटेन हो रहे हैं, समझे? ये कब होगा? जब मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ बिजनेस, दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्या बोलते हैं? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो आजकल के बिजनेसेस ना कस्टमर ओरिएंटेड है ज्यादा, मॉडर्न बिजनेसेस आर कस्टमर ओरिएंटेड। उनका गोल क्या है? टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस एंड क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर्स। जो अभी अपन ने बात की, नए कस्टमर्स तो रिटेन, नया कस्टमर बेस मुझे क्रिएट करना ही है, प्लस पुराने जो कस्टमर है ना उन्हें रिटेन भी करना है, तब जाके मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल भी होगा और मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? दीज आर द 10 फीचर्स ऑफ बिजनेस। 10 फीचर्स है बिजनेस के। कौन से हैं? कौन से? ए मुन्ने इधर 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 इधर, चलो ध्यान दो। सर पहले बिजनेस में क्या क्या आता है, शुरू से एक बार रिवाइज करेंगे बिजनेस को, ठीक है। बिजनेस में इकड़े 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 इधर ध्यान दे रे, वो पीछे क्या चल रहा है जाने देना। अरे तुझसे ही बात कर रहा हूँ, इधर उधर मत देख बेटा। हाँ दिख रहा है तू मुझे, ठीक है, ध्यान दो। चलो बिजनेस में क्या क्या आता है? बिजनेस में आता है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो प्रोडक्शन मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करना, उसमें क्या देखा हमने? एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी आ सकती है या फिर मैन्युफैक्चरिंग भी आ सकता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में इसके साथ साथ आने वाले जो भी एक्टिविटीज होते हैं, मतलब मार्केटिंग या फिर तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? पक्का पक्का, गुड। आगे फिर हमने सर बिजनेस का डेफिनेशन देखा। मैंने बोला था प्रोफेसर हैने का एक डेफिनेशन है, ठीक है। प्रोफेसर हैने क्या बोलते हैं? बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज व्हिच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स व्हाट? प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। समझ में आया? ये प्रोफेसर हैने का डेफिनेशन मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा बच्चों को, ठीक है। आगे फिर हमने फीचर्स देखे बिजनेस के, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स कितने देखे रहे? 10, टोटल 10। सौ दोस्त, अरे ऐसे 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 याद आ जाते हैं 10, ठीक है। चलो पहले 3 तो एकदम ये साइड में बैठ गए, उन्हें एक बार बाहर निकल के देखो, एक बार ऐसे ऐसे करो। हाँ हाँ ये सामने आ गए 3, ठीक है। पहला कौन सा है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा कौन सा है? 2 पार्टीज। सेकंड नंबर 2 से रिलेटेड। और ये दोनों ने मिलकर क्या किया? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर, ये 2 पार्टीज ने मिलकर इकोनॉमिक एक्टिविटी की। काय के लिए की? सर प्रॉफिट के लिए की ना, प्रॉफिट कमाने के लिए। इसलिए तीसरा क्या है? प्रॉफिट मोटिव। 3 तो हो गए, 7 बचे, ठीक है। अब आगे के जो 3 है वो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड, समझा? तो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। बात खत्म, 6 हो गए। सर 6th पॉइंट देखा अभी, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। 7th इज रिलेटेड टू डीलिंग। तो क्या है 7th पॉइंट? कंटिन्यूटी इन डीलिंग। क्या है 7 वाला पॉइंट? कंटिन्यूटी इन डीलिंग। 7 हो गए, 3 ही बचे बस। सर अब 2 ऐसे है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। कौन से? अनसर्टन रिटर्न्स, पॉइंट नंबर 8 है अनसर्टन रिटर्न्स, और पॉइंट नंबर 9 है एलिमेंट ऑफ रिस्क। समझ में आया क्या? सर ये सब छोड़ो,
मुझे क्या मिलने वाला है, मैं हैप्पी रहूंगा। कब हैप्पी रहूंगा, जब मेरा कस्टमर हैप्पी रहेगा। सो पॉइंट नंबर 10 क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मुझे प्रॉफिट कब मिलेगा, जब कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा। तो नए कस्टमर्स भी चाहिए और पुराने कस्टमर्स को भी रिटेन करना है। तो दीज आर द 10 पॉइंट्स ऑफ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। क्लियर है हर एक बच्चा, पक्का पक्का। बस बिजनेस की बात खत्म। नेक्स्ट क्या है, प्रोफेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटी की सेकंड एक्टिविटी क्या है बेटा, प्रोफेशन। चलो प्रोफेशन मतलब क्या रहे, मैं सीए बना, मैं सीएस बना, मैं सीएमए बना, मैं लॉयर बना, इंजीनियर बना, मैं वैल्यूअर बन गया, मैं आर्किटेक्ट बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, मतलब मैं प्रोफेशनल हूं, है ना। समझ में आ रहा है। तो ये सब कब बनते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, कोई एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के अंडर अपन पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उनकी मेंबरशिप लेते हैं, तब जाके अपन प्रोफेशनल बनते हैं। मतलब क्या, जनरल भाषा में अगर बोला जाए तो सर मैंने कुछ स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर किया और उससे जो मेरे पास स्किल्स आए, वो स्किल्स को यूज करके मैं पैसा कमा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ फीस, सर्विसेज प्रोवाइड करके। ऑब्वियसली लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करके। समझ में आ रहा है क्या, किसे बोलते हैं प्रोफेशन। ठीक है, ध्यान दो। प्रोफेशन is the type of economic activity where a person uses specialized educational knowledge and skills to provide services and earn income। ठीक है, नॉलेज और स्किल को यूज करके लोगों को सर्विसेज देता है, ठीक है, और ये सर्विसेज देके पैसा कमाता है इन द फॉर्म ऑफ फीस, वो होता है प्रोफेशन। एग्जांपल सर डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। अब फीचर्स, एक मजे की बात बता रहा हूं, ये प्रोफेशन है और प्रोफेशन के बाद का पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों के फीचर्स तुम्हें अलग से करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दोनों के भी 7 के 7 फीचर्स सेम है, 7 पॉइंट्स है फीचर्स के, और सातों के सातों फीचर्स एकदम सेम है। तो तुम प्रोफेशन के फीचर्स करो, एम्प्लॉयमेंट के याद हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स करो, प्रोफेशन के याद हो जाएंगे। बस एक दो जगह पे ना कंटेंट थोड़ा सा अलग है, वो समझ में आता है लॉजिकली अपने को। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो एक ही जगह पे मेहनत करनी है, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। चलो पहला क्या है, एम। एम क्या है, टू अर्न इनकम व्हाइल प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज टू क्लाइंट्स। सर मेरे पास जो भी व्यक्ति आएगा उसको मैं क्लाइंट बोलता हूँ, वो कुछ सर्विस लेने के लिए आ रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, तो व्यक्ति मेरे पास आएगा ऑडिट कराने, या मेरे पास आएगा कुछ तो रिटर्न इनकम टैक्स का काम कराने, मैं उसको सर्विस प्रोवाइड करूंगा। लॉयर आया, मैं उसका केस लड़ूंगा, मैं लॉयर बन गया, कोई क्लाइंट आया, मैं उसका केस लड़ूंगा, तो ये सर्विस प्रोवाइड करके मैं उससे फीस कमाऊंगा। समझ में आया। सो मेरा एम क्या है, टू अर्न इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन। क्या कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है क्या प्रोफेशनल को? हाँ सर, क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है, बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है। समझ में आया। सो इट रिक्वायर्स फॉर्मल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, फाइनेंशियल रिटर्न्स। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, फाइनेंशियल रिटर्न। क्या फाइनेंशियल रिटर्न होता है प्रोफेशनल के लिए? फीस मिलते हैं प्रोफेशनल को, या फिर सैलरी। सर प्रोफेशनल को सैलरी कैसे मिलेगा? अरे मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो खुद के ऑफिस के थ्रू में प्रैक्टिस करूं, खुद की इंडिविजुअल प्रैक्टिस, या तो मैं किसी कंपनी में जाकर जॉब कर सकता हूं ना, एम्प्लॉयमेंट में भी जा सकता हूँ प्रोफेशनल बनने के बाद। ठीक है, तो अगर मेरा खुद का ऑफिस है तो मुझे फीस मिलेंगे, अगर मैं किसी कंपनी में जाकर जॉब कर रहा हूँ तो मुझे सैलरी मिलेगी। इसलिए यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल रिटर्न क्या होता है प्रोफेशनल को, आइदर फीस और सैलरीज। लेकिन ये इनकम कभी फिक्स नहीं होता, ये उसके प्रैक्टिस पे या जॉब पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस और जॉब। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल रिक्वायरमेंट। प्रोफेशनल को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है क्या? हाँ, अगर इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर रहा है इंडिविजुअली तो है, अगर जॉब करने जा रहा है तो नहीं है। ध्यान दो, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में नीड लार्ज इन्वेस्टमेंट, वेरीज बाय प्रोफेशन। ये प्रोफेशन टू प्रोफेशन अलग अलग लेवल पे या तुम्हारे स्केल ऑफ ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारा खुद का ऑफिस है, तो तुम्हें कैपिटल रिक्वायरमेंट जरूरी है। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। कहीं पे रजिस्टर करना पड़ता है? हाँ जी करना पड़ता है। क्या, कहाँ पे? सर अगर सीए कर रहे हो या सीए बन चुके हो तो आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। कहाँ पे? आईसीएआई, उसके बिना बन ही नहीं सकते। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सीएस के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। सीएमए के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है। सर डॉक्टर है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए। लॉयर है बार काउंसिल। समझ में आ रहा है कि बेटा? पक्का पक्का। ऐसे हर एक प्रोफेशन के लिए ना एक एक अलग अलग इंस्टीट्यूट है, वहां पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ता है, उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तब जाके आप वो काम कर सकते हैं। समझे? सो प्रोफेशनल मस्ट रजिस्टर विथ प्रोफेशनल काउंसिल्स। एग्जांपल बार काउंसिल लॉयर के लिए, आईसीआई सीए के लिए, आईएमए डॉक्टर के लिए, एंड फॉलो देयर कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या?
उन्होंने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं ना उसको फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? पक्का पक्का, गुड। एंड लास्ट पॉइंट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। क्या है लास्ट पॉइंट? नहीं लास्ट नहीं, 7 पॉइंट है ना टोटल, यस। 6 पॉइंट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन विदाउट नेसेसरी क्वालिफिकेशन, विदाउट नेसेसरी क्वालिफिकेशन। ठीक है सर, मान लो इनका कहना है कि प्रोफेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, सही बात है ना। एक डॉक्टर है, मैं मान लो मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बेटा कुछ और काम करता है, उसने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की है, वो डॉक्टर ही में ना है, ठीक है, लेकिन मैं उसको बोल रहा हूँ, मेरा बेटा है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि बेटा बेटा मैं ना 10 दिन के लिए गाँव जा रहा हूँ, तो उतने 10 दिन में ना मेरा हॉस्पिटल या मेरा क्लिनिक तू संभाल। हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं सर, उल्टी बुल्टी दवाई दे देगा लोगों। तो प्रोफेशन कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड, प्रोफेशन को आप कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। समझ में आएगा? नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रोफेशन। एंड लास्ट पॉइंट है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क क्या है सर? प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करो और उसके बदले फीस कमाओ, यही तो काम है। सो प्रोफेशनल प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर फीस। एग्जांपल आर्किटेक्ट, डिजाइनिंग एक्सेट्रा। समझ में आया क्या? पक्का पक्का। प्रोफेशन मतलब क्या? प्रोफेशन देखो, प्रोफेशन मतलब क्या है? प्रोफेशन मतलब अपने स्पेशल नॉलेज या स्किल को यूटिलाइज करके उससे पैसे कमाना, प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करके। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं टोटल? 7। कौन से हैं मेरे साथ साथ बोलो। पहला एम, पहला क्या है? एम। दूसरा क्वालिफिकेशन, तीसरा फाइनेंशियल रिटर्न। पहले 3 समझ में आ गए, एम, क्वालिफिकेशन और फाइनेंशियल रिटर्न। उसके बाद सर पैसा लगता है क्या? हाँ जी, कैपिटल, कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसके बाद मेंबरशिप लगती है क्या? यस, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। ये 2 हो गए, 5 कंप्लीट हो गए। अब 2 एन वाले हैं, वो भी याद रखेंगे। कैसे? नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड नेचर ऑफ वर्क। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड नेचर ऑफ वर्क। ये 7 पॉइंट्स तुमने प्रोफेशन में कर लिए, यही 7 पॉइंट्स तुम्हें एम्प्लॉयमेंट में भी मिलेंगे सेम। ठीक है, बस कंटेंट कुछ कुछ जगह पे अलग है। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो तीसरी एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीसरी एक्टिविटी क्या है? एम्प्लॉयमेंट। क्या है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या सर? दूसरे व्यक्ति के लिए काम करना। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है, ये चीज याद रखो। ठीक है, चलो। एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच अ पर्सन वर्क्स फॉर अदर अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। द एम्प्लॉयर ऑफर्स द जॉब एंड एम्प्लॉय एक्सेप्ट्स द जॉब। ठीक है, जो व्यक्ति जॉब ऑफर करता है वो होता है एम्प्लॉयर, जो व्यक्ति उसे एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब जो काम करता है उस व्यक्ति के अंडर, वो होता है एम्प्लॉई। बोथ एग्री ऑन रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस इन एडवांस। सो पहले ही, जॉब शुरू होने से पहले ही ये डिसाइड होता है ना, इंटरव्यू देने गए वहीं पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, रेम्यूनरेशन कितना पैसा मिलेगा, सैलरी कितनी होगी, ये सब कुछ वहीं पे डिसाइड होता है। ठीक है, आगे फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये देखो, मैं माँ कसम में झूठ नहीं बोलता। देखो सारे के सारे पॉइंट्स तुम्हें सेम मिलेंगे। ये देखो 7 पॉइंट्स है, 7 के 7। पहला प्रोफेशन के देखे ना हमने, सेम टू सेम। एम, क्वालिफिकेशन, मॉनेटरी रिटर्न्स, वहां पे फाइनेंशियल है, यहाँ पे मॉनेटरी है, मतलब एक ही है। फाइनेंशियल है, मॉनेटरी रिटर्न्स, कैपिटल रिक्वायरमेंट, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, नेचर ऑफ वर्क। सातों के सातों पॉइंट सेम टू सेम। तो एक जगह पे काम करोगे, दूसरे जगह पे अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलो। सो पहला एम क्या है? यहाँ पे भी क्या है सर? पैसा कमाना है, दूसरे व्यक्ति के लिए भले ही काम कराओ लेकिन पैसा कमाना। ठीक है, सो एम टू अर्न मनी फॉर लाइवलीहुड, जीने के लिए, एंड टू मीट द नीड्स ऑफ बोथ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर। सर एम्प्लॉय के भी नीड्स सेटिस्फाई करने हैं और मेरे भी, मतलब उसके काम से रिलेटेड जो नीड्स है वो, और मेरे पर्सनल इंडिविजुअल पैसा कमाने के जो नीड्स है वो सेटिस्फाई करने हैं। समझे क्या? सो एम क्या है? टू अर्न मनी एंड लाइवलीहुड। सेकंड क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन ना तुम्हारे प्रोफेशन में जरूरी होता है, यहाँ पे जरूरी होगा ही, ऐसे नॉट नेसेसरी। ठीक है, जॉब पे डिपेंड करता है, स्किल्ड जॉब है, सेमी स्किल्ड जॉब है, अनस्किल्ड जॉब है। सो जो तुम्हारा एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से तुम्हारा क्वालिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, सो ध्यान दो, जॉब में नीड स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, उस हिसाब से तुम्हारा क्वालिफिकेशन होगा। ठीक है, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है नर्स। अब नर्स बनने के लिए, स्किल्ड लेबर का काम है, नर्स बनने के लिए तुम्हें नॉलेज होना जरूरी है, तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है ऑफिस बॉय। सर ये कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता ना। ठीक है, ये करने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, वही तो करता हूँ। समझ में आया क्या? पका पका, चलो आगे। अनस्किल्ड या स्किल्ड जॉब के हिसाब से तुम्हारा क्वालिफिकेशन होगा। नेक्स्ट मॉनेटरी रिटर्न। बिजनेस में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। समझ में आ रहा है? या तुम्हारे प्रोफेशन में क्या मिलता है? फीस मिलते हैं। वैसे एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है? सैलरी या वेजेस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वेजेस
एम्प्लॉइज गेट वेजेस और सैलरी। वेजेस मतलब क्या सर, जो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे मिलते हैं ना उसको बोलते हैं अपन वेजेस, ठीक है। और मंथली बेसिस पे जो अपन लेते हैं उसको बोलते हैं सैलरी। सिंपल, बहुत फर्क कुछ नहीं है दोनों में, ठीक है। ध्यान दो, वेजेस आर पेड, ये देखो, वेजेस आर पेड डेली और वीकली, सैलरी इज पेड मंथली। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में इंक्लूड बोनस, हाउसिंग और सब्सिडाइज्ड फूड। कुछ और फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा सकती है ना एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ आता है, रहने के लिए जगह है, मोबाइल फोन फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, बोनस मिलता है, सब कुछ होता है इसमें, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 4, कैपिटल की कोई जरूरत है क्या? तुम मुझे सोच के बताओ, जॉब करने के लिए जा रहे हो कहीं पे एम्प्लॉयमेंट के लिए, कोई कैपिटल लगता है? सर कभी नहीं लगता। जो एम्प्लॉयर है उसको कैपिटल लगेगा बिजनेस सेटअप करने के लिए। मैं एम्प्लॉय हूं ना, मुझे क्या कैपिटल लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा, मुझे बस जाके वहां पे काम करना है और सैलरी लेनी है। समझ में आया क्या? ये नेचर ऑफ वर्क बता रहा हूं, ऐसे माइंडसेट के साथ काम नहीं करते कभी, ठीक है। चलो, कैपिटल, नो कैपिटल रिक्वायर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स नेसेसरी रिसोर्सेस। समझ में आया? जो भी रिसोर्सेस लगने वाले वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा काम करने के लिए, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 5, रजिस्ट्रेशन। सर जॉब करने के लिए कहीं पे जा रहा हूँ, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है? नेवर, कभी जरूरत नहीं होती। नो रजिस्ट्रेशन नीडेड, बट एम्प्लॉइज मस्ट फॉलो रूल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स है, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिसाइड हुआ है ना, वो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? पक्का पक्का, बाकी कहीं पे जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं होती। पॉइंट नंबर 6, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। सेम, जॉब कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। जॉब कभी ट्रांसफर हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, नेवर। अभी मैं यहाँ पे पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं किसी को ट्रांसफर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। या फिर तुम किसी कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हाँ, वो अकाउंटेंट का जॉब तुम अगर छुट्टी पे हो तो तुम तुम्हारे भाई को बिठा सकते हो कि सर मेरा भाई आके काम करेगा? नहीं चलेगा, नेवर। समझ में आ रहा है क्या? सो जॉब कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड। अ रिटायरिंग टीचर कैन नॉट पास हिज जॉब टू हिज चाइल्ड। एंड लास्ट पॉइंट है नेचर ऑफ वर्क, एम्प्लॉय मस्ट परफॉर्म ड्यूटीज असाइंड एज पर द जॉब रोल। जो नेचर ऑफ वर्क क्या है सर? जो एम्प्लॉयर बोलेगा वो करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? जो ड्यूटी है मेरी जॉब रोल के हिसाब से वही मैं करूंगा। समझ में आया? सो एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करना, वर्किंग अंडर अनदर पर्सन, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होता है। एम्प्लॉयर कौन? जो जॉब ऑफर करता है, और एम्प्लॉई कौन? जो जॉब एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सो फीचर्स क्या है एम्प्लॉयमेंट के? सेम 7 फीचर्स है। पहला क्या 7 पॉइंट्स है बेटा? एम, क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल या मॉनेटरी रिटर्न्स, कैपिटल, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप भी लिख सकते हो उसमें। और लास्ट के 2 पॉइंट क्या है? नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड नेचर ऑफ वर्क। समझ गए? यहाँ पे तुम्हारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज खत्म हो गए। क्या हो गया बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पे खत्म हो गए, ठीक है। अब जैसे कि हमने ऊपर बात की थी बिजनेस में कि सर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? ऊपर बताया था ना, और तुम तो जानते ही हो पहले से। कौन से होते हैं? एक और दूसरा, मतलब सर मतलब क्या? एक है मॉनेटरी या फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोलो, ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। समझ गए क्या? चलो, इसमें क्या क्या आते हैं फिर ध्यान दो। सो पॉइंट क्या है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव। ये देखो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक में देयर आर टोटल 4 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन अपने को इतने भी है, ठीक है। और दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, ये सोशल में देयर आर टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे 10 पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं। सो जब भी क्वेश्चन आएगा ना, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ये बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है, हाँ। तो ये जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो तुम्हें याद रखने हैं 10 पॉइंट्स। ये 10 पॉइंट्स कैटेगराइज कैसे हुए? 2 पॉइंट्स में, एक है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक के 4, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के 6, ठीक है। चलो पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के 4 पॉइंट्स क्या क्या है? पहला, अर्निंग प्रॉफिट। सर प्रॉफिट कमाना ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक में। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस सर्वाइवल के लिए, ग्रो करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए प्रॉफिट जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर्स। सर मेरे पुराने कस्टमर्स तो रिटेन हो ही रहे, लेकिन मुझे नए कस्टमर्स भी ढूंढने पड़ेंगे, तब जाके सेल बढ़ेगा, तब जाके प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। एफर्ट्स आर मेड टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स व्हाइल रिटेनिंग एग्जिस्टिंग वंस। जो पहले से हैं उन्हें रिटेन तो करना ही है और नए भी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? इनोवेशन
कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस मेरे प्रोडक्ट में या प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में आते रहने ही चाहिए, ठीक है, तब जाके मैं ग्रो कर पाऊंगा। सो पॉजिटिव चेंजेस इन प्रोडक्ट्स और प्रोडक्शन प्रोसेसेस थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सर्वेज एंड टेक्नोलॉजी, ये भी मेरा एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। और ये कब होगा? जब मेरे पास पैसा होगा तब होगा, है ना। एंड लास्ट पॉइंट इज बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस, या फिर इसे बोल सकते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। समझ में आ रहा है क्या? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या सर? मैं कम से कम वेस्टेज में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालूंगा, कम से कम रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना, उसे बोलते हैं बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस। समझ में आ रहा है? सो मतलब क्या, मेरा कॉस्ट कम रहेगा और मेरा जो भी रेवेन्यू है वो ज्यादा रहेगा। समझे क्या? पक्का पक्का, तभी जाके मुझे प्रॉफिट मिलेगा ना, ठीक है। सो रिसोर्सेस आर स्केर्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट। स्केर्स है मतलब क्या है? लिमिटेड है। रिसोर्सेस मेरे पास बहुत लिमिटेड है, इन लिमिटेड रिसोर्सेस में मुझे अनलिमिटेड काम करने हैं, ठीक है। तो जब मैं इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूंगा, एकदम बेस्ट लेवल पे यूटिलाइजेशन करूंगा, तब मेरी एफिशिएंसी और प्रॉफिट दोनों भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? सो देयर आर 4 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। कौन से है? पहला अर्निंग प्रॉफिट, दूसरा सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर्स, तीसरा इनोवेशन एंड फोर्थ बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस। समझ में आ रहा है क्या बेटा? पक्का पक्का 100%? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे साथ साथ बोलेंगे सारे बच्चे। 4 बिजनेस के 4 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? कौन से हैं? पहला अर्निंग प्रॉफिट, दूसरा सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर्स, तीसरा इनोवेशन एंड फोर्थ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस या बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस, कुछ भी बोलो, ठीक है। ये 4 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए बिजनेस के। अब आगे 6 है, वो कौन से है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देयर आर 6 सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ठीक है मुन्ने। चलो, पहला है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सर सोसाइटी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, प्रॉफिट कमाना तो है ही, लेकिन सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ। सो पहला क्या है? सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोवाइडिंग प्योर, सेफ, ड्यूरेबल, यूजफुल गुड्स टू कस्टमर्स। सर कस्टमर्स की वजह से मेरा बिजनेस चल रहा है, तो उन्हें सेफ, प्योर, ड्यूरेबल और यूजफुल गुड्स देना मेरा काम है। सेकेंड, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अवॉइडिंग ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग एड्स, फॉल्स मेजर्स एक्सेट्रा। सर मैं कस्टमर्स को ना कभी भी किसी भी एट किसी भी पॉइंट मैं कभी भी कस्टमर को उनके साथ कोई माल प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं नहीं करूंगा, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। समझ में आ रहा है क्या? कभी भी कस्टमर के विश्वास के साथ छेड़खानी नहीं करूंगा, ठीक है। इसलिए ब्लैक मार्केटिंग नहीं करूंगा, कभी एड के थ्रू मिसलीड नहीं करूंगा कि मेरा ये प्रोडक्ट ले लो, तुम 10 दिन में गोरे हो जाओगे, मेरा ये प्रोडक्ट खा लो, तुम्हारी हाइट एकदम जबरदस्त बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? या फिर फॉल्स मेजर्स वहां पे कभी नहीं दिखाऊंगा। फॉल्स मेजर्स मतलब क्या? जो प्रिंटेड होता है ना, प्रिंटेड मेजर्स होते हैं, वहां पे कंटेंट्स होते हैं, उसमें कुछ भी प्रोटीन इतना है, फैट 0% है, ऐसे कुछ भी लिखते रहो, ठीक है। सो ये काम ना करना इज वन ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सर सोसाइटी मुझे पैसा कमा के दे रही है, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं भी सोसाइटी को रिटर्न में पैसा कमा के दूं। कैसे दूंगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके। सो जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ताकि इकोनॉमी को हेल्प हो। तो क्रिएटिंग जॉब्स फॉर स्किल्ड, अनस्किल्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्संस इंक्लूडिंग दिव्यांग्स। सो ऐसे सारे लोगों के लिए जॉब क्रिएट करना, ये भी मेरा एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। अब जो लोगों को मैंने जॉब पे रखा है एज ए बिजनेस या बिजनेस पर्सन या एज एन एंटरप्रेन्योर, जो मेरे यहाँ पे काम करते हैं लोग, जिनकी वजह से मेरा बिजनेस चल रहा है, उन्हें अच्छे कंडीशंस प्रोवाइड करना, ये भी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, ये भी एक बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। सो प्रोवाइडिंग फेयर पे, गुड वर्किंग कंडीशंस, इंसेंटिव्स एंड इम्पार्शियल पॉलिसीज टू एम्प्लॉइज, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। सर इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? सोसाइटी के कई सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पोल्यूशन, स्लम्स, ट्रैफिक, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से होने वाले ये प्रॉब्लम्स है, जिसे मैं कम करने के लिए कुछ ना कुछ मेजर्स लूंगा, सोसाइटी की हेल्प करूंगा। एंड पॉइंट नंबर 6 है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। ये सब कुछ करके ना, ये सारी चीजें करके मैं वैसे भी सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट कर ही सकता हूँ। समझ में आया? सो सिर्फ पैसा कमाना छोड़ के ये भी काम सोसाइटी के लिए करना, ये बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें क्या आता है? सपोर्टिंग एजुकेशन, डोनेशंस, स्कॉलरशिप्स एंड कम्युनिटी वेलफेयर। समझ में आ गया? दीज आर 6 सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। कौन से है? सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सेकंड अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, थर्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फोर्थ वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, फिफ्थ सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड सिक्स्थ कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। दीज आर
टोटल 10 बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। समझ में आया? 4 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है एंड 6 सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। बात क्लियर है? पक्का पक्का 100%। चलो आगे बढ़ते हैं। सर अब इसमें एक बात हमने सीखी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में कि प्रॉफिट कमाना ये बिजनेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। समझ गए क्या? हाँ, प्रॉफिट इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। तो ये बैकबोन का रोल क्या है बिजनेस में, वो अब आगे सीखेंगे। देखो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। सर बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या है? बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या है? तो उसके लिए ना प्रॉफिट का एक इक्वेशन है जो सबको पता है। क्या? मेरे रेवेन्यू में से मेरे खर्चे माइनस कर दो, जो बचेगा वो प्रॉफिट है। बिजनेस को कितना पैसा आया उसमें से बिजनेस ने कितना खर्चा किया वो माइनस करो, क्या मिलेगा मुझे? प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है ना, ठीक है। सो प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट? रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इट इज द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एज इट एंश्योर्स। प्रॉफिट से क्या होगा? सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। सर मैं सर्वाइव, मेरा बिजनेस सर्वाइव करेगा, ग्रो करेगा और सस्टेन करेगा लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग पीरियड तक। समझ में आ रहा है क्या? कब करेगा? जब मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मैं लगातार लॉसेस में जा रहा हूं तो क्या मेरा बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। क्या इसे मैं ग्रोथ कहूंगा? नहीं, बट कभी नहीं। क्या मेरा फ्यूचर सही है, सिक्योर है बिजनेस का? नहीं। इसलिए प्रॉफिट बहुत जरूरी है। तो प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में? पहला, इट प्रोवाइड्स रिटर्न टू इन्वेस्टर। क्या है? रिटर्न टू इन्वेस्टर। जिन लोगों ने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है ना, उनको मैं प्रॉफिट में से, मान लो शेयर होल्डर्स है, ठीक है, तो शेयर होल्डर्स ने क्या किया है? मेरे कंपनी के, मेरे बिजनेस के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, उन्होंने अपना पैसा यहाँ पे लगाया है, तब जाके मैं बिजनेस कर पा रहा हूँ। तो उन्हें रिटर्न देना ये मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं डिविडेंड दूंगा। समझ गया क्या? सो इट इज, ये प्रॉफिट में से ही होता है डिविडेंड। सो इट इज रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न्स ऑन देयर कैपिटल। एडिक्वेट प्रॉफिट मेक्स दिस पॉसिबल। अगर सही सही अच्छा मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं अपने इन्वेस्टर को रिटर्न देके खुश कर सकता हूँ, ठीक है। सो प्रॉफिट, रोल ऑफ प्रॉफिट का पहला पॉइंट है रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। सेकंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमने ऊपर देखा ना, इनोवेटिव, मेरे प्रोडक्ट्स और प्रोडक्शन प्रोसेसेस इनोवेटिव होने चाहिए। कब होगा? जब मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूंगा। सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए ना अलग से पैसे लगेंगे। ये पैसे की रिक्वायरमेंट कब पूरी होगी? जब मेरा बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा। समझ में आ रहा है? सो प्रॉफिट फंड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट लीडिंग टू बेटर टेक्नोलॉजी, लोअर कॉस्ट एंड इनोवेशन दैट बेनिफिट सोसाइटी। बिजनेस को तो फायदा है ही, प्लस सोसाइटी को भी फायदा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। सो रोल ऑफ प्रॉफिट, पॉइंट नंबर 1 क्या है? रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। पॉइंट नंबर 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तीसरा पॉइंट क्या है? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को मैं रिटर्न करके उससे री इन्वेस्ट कर सकता हूँ ना। अभी रिटर्न किया, फिर री इन्वेस्ट किया और इससे मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा हूँ या एक्सपेंड कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? ध्यान दो, रिटेन्ड प्रॉफिट्स एक्ट एज इंटरनल फंड्स फॉर एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड स्केलिंग अप बिजनेस ऑपरेशंस। मुझे बिजनेस बढ़ाने के लिए यही प्रॉफिट फ्यूचर में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। सर मेरे काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा तब मैं मेरे लोगों को भी अच्छा खासा रिटर्न दे पाऊंगा। जो मेरे यहाँ पे काम करते हैं वो मोटिवेट हो जाएंगे काम करने के लिए, ऑटोमेटिकली मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ध्यान दो, प्रॉफिट एनेबल्स टाइमली पेमेंट्स एंड मोटिवेट्स एम्प्लॉइज व्हिच इंप्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 5, मींस ऑफ लाइवलीहुड। बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट क्या है? वही तो उसका लाइवलीहुड है, उसी से तो उसका गुजारा होगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं मिला, मान लो मैंने अभी मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, सर मुझे 1 ही लाख मिल गए, तो जितना खर्चा हुआ उतना ही मिला। ऊपर मैं घर पे क्या लेके जाऊंगा? ऊपर का क्या बॉस? कुछ नहीं मिला। सो प्रॉफिट क्या है? मींस ऑफ लाइवलीहुड फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन एंड देयर फैमिलीज डिपेंड ऑन प्रॉफिट्स टू सैटिस्फाई नीड्स एंड मेंटेन डिसेंट लाइफस्टाइल, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, रिवॉर्ड फॉर रिस्क। मैं अगर बिजनेस नहीं करता तो कोई तो जॉब कर लेता, कुछ तो सिक्योर्ड इनकम मेरा होता, लेकिन मैंने वैसे नहीं किया। मैंने बिजनेस करके एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। तो प्रॉफिट क्या है? एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड है, जो उसने रिस्क लिया ना उसके ऊपर का रिवॉर्ड है प्रॉफिट, ठीक है। सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग बिजनेस रिस्क लाइक मार्केट फ्लक्चुएशंस और पॉलिसी चेंजेस एंड आल्सो एक्ट्स एज अ कुशन अगेंस्ट अनफोर्सिन लॉसेस। अनफोर्सिन लॉसेस मतलब कुछ लॉसेस ऐसे होंगे जो आएंगे, अभी मुझे पता नहीं है, अचानक से आने वाले लॉसेस। तो उसके लिए क्या है? प्रॉफिट एक कुशन है। मतलब क्या? मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है प्रॉफिट। समझ में आया क्या? आगे लास्ट पॉइंट इज सर्वाइवल। सर प्रॉफिट के बिना बिजनेस में मैं सर्वाइव कर ही नहीं सकता। कंटिन्यूअस प्रॉफिट इंश्योर्स सर्वाइवल इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, विदाउट इट बिजनेसेस में शट डाउन। अगर प्रॉफिट ही नहीं कमाया, प्रॉफिट ही नहीं है, तो कोई भी बिजनेस शट डाउन हो जाएगा।
ऐसे नहीं है कि लॉसेस कमा रहे, लॉसेस हो रहे हैं लेकिन प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, मतलब जीरो लेवल पे चल रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, कितना टाइम चलेगा कोई भी व्यक्ति, समझ में आ रहा है क्या? तो एक दिन आएगा बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट इज द सोर्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, समझ में आया क्या? सो ये टोटल 7 पॉइंट्स है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। क्या क्या है बेटा? सबसे पहला रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये साथ में याद रखना, रिटर्न टू इन्वेस्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिटर्न टू इन्वेस्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इंक्रीज एफिशिएंसी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इंक्रीज एफिशिएंसी। अब दो फायदे दिख रहे, समझे क्या? पहले दो री से थे, रिटर्न टू इन्वेस्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद दो है जिसमें फायदा दिख रहा है, क्या सर? प्रॉफिट क्या करेगा? ग्रोथ एक्सपेंशन करेगा और एफिशिएंसी बढ़ाएगा। ये दो हो गए, चार। अब बचे कितने? तीन। ये तीनों भी देखो, तीनों में भी क्या बोला है? बिजनेसमैन के लिए और बिजनेस के लिए फायदे की बातें हैं, ठीक है? क्या बोला है? मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, रिवॉर्ड फॉर रिस्क और सर्वाइवल। यहाँ पे दो तो बिजनेसमैन से रिलेटेड बातें है और ये बिजनेस से रिलेटेड है। क्या है दो? रिवॉर्ड मीन्स सॉरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड रिवॉर्ड फॉर रिस्क, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, रिवॉर्ड फॉर रिस्क एंड लास्ट पॉइंट इज सर्वाइवल। समझ में आया क्या? पक्का पक्का। दीज आर 7 पॉइंट्स ऑफ रूल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ठीक है? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट। सर अब ये बिजनेस एक्टिविटीज, जो बिजनेस हम देख रहे हैं ना, बिजनेस, ये पॉइंट हमने देखा ह्यूमन एक्टिविटीज में, ठीक है? उसमें फिर से दो कैटेगरीज है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। पहला है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। क्या है? पहला इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। इंडस्ट्री मतलब क्या? इंडस्ट्री में क्या काम होता है? कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। और कॉमर्स में क्या होता है? कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? इंडस्ट्री में, समझ में आ रहा है? और ये प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूस्ड गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है? कॉमर्स में, ठीक है? चलो ध्यान दो। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री फिर से 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड है। कौन सा कौन सा? इंडस्ट्री रेफर्स टू प्रोडक्शन प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज क्लासिफाइड इनटू पहली प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी सेकेंडरी इंडस्ट्री, तीसरी टर्शियरी इंडस्ट्री, ठीक है? प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है बेटा? नेचुरल रिसोर्सेस यूज किए जाते हैं। क्या क्या एक्टिविटीज आती है उसमें? देखो प्राइमरी इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर सबको पता है, खेती बाड़ी करना। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब क्या? माइनिंग, फिशिंग एक्सेट्रा। और जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब क्या? ब्रीडिंग प्लांट्स और एनिमल्स। समझ में आया? मतलब पोल्ट्री वगैरह ये जो भी होता है वो जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है, ठीक है? हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, ये सब कुछ आता है तुम्हारे जेनेटिक इंडस्ट्री में, ठीक है? आगे दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना। देखो, रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स, यूजेस रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स। तो इसमें क्या क्या है? मैन्युफैक्चरिंग होता है और कंस्ट्रक्शन होता है। अब ये दोनों भी सेकेंडरी इंडस्ट्री मतलब प्रोडक्शन ही हो रहा है ना? क्या हो रहा है सर? मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन है, कंस्ट्रक्शन मतलब भी प्रोडक्शन है, ठीक है? कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं आप, ठीक है? आगे तीसरा है टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली सारे सर्विसेज आते हैं, प्रोवाइड सर्विसेज इंस्टेड ऑफ गुड्स। गुड्स नहीं, सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि कौन से हैं? सारे सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल टूरिज्म, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंश्योरेंस है, टेलीकम्युनिकेशन है, एजुकेशन है, हॉस्पिटलिटी, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। समझ में आया क्या? पका पका। सो इंडस्ट्री के 3 टाइप्स, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी। प्राइमरी में नेचुरल रिसोर्सेस यूज किए जाते हैं। सो इसमें क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव, ठीक है? उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन, मतलब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स में। तो उसमें दो चीजें हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा कंस्ट्रक्शन, ठीक है? और तीसरी क्या है? टर्शियरी इंडस्ट्री, इसमें सारे सर्विसेज आते हैं, ठीक है? तो सर्विसेज के नाम सारे लिख सकते हो, ठीक है बेटा? चलो आगे। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? कॉमर्स, बिजनेस का दूसरा कैटेगरी, दैट इज कॉमर्स। कॉमर्स डील्स विद एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर कॉमर्स में क्या होता है? गुड्स सर्विसेज का एक्सचेंज या डीलिंग, ये कॉमर्स, या डिस्ट्रीब्यूशन, ये कॉमर्स में आता है। तो उसके दो पार्ट्स कॉमर्स के, एक ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एक है ट्रेड, जहाँ पे एक्चुअल ट्रेडिंग होता है, समझ में आया क्या? मतलब गुड सर्विसेज को सेल परचेस करना, ठीक है? और दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब ये ट्रेड करने के लिए, ट्रेड पॉसिबल होने के लिए ना, जो कुछ सर्विसेज होते हैं जो सपोर्टिव काम करते हैं, जैसे तुम्हारा इंश्योरेंस है, जैसे तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन है, ये सर्विसेज, ठीक है? ध्यान दो। सो ये देखो, सर्विसेज हेल्पिंग ट्रेड, ठीक है? तो सर ट्रेड में फिर से समझ में आ रहा है? अभी हम क्या देख रहे हैं? देखो बिजनेस, ठीक है?
बिजनेस में क्या देखा, पहले इंडस्ट्री और फिर कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या देखा, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। अब कॉमर्स पे आ जाओ। अब कॉमर्स में देख रहे हैं अपन, समझ में आ रहा है क्या? अब देख रहे हैं कॉमर्स। कॉमर्स में फिर से दो पार्ट्स, ट्रेड, ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड के पार्ट्स, ट्रेड में सर होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, समझ में आ रहा है? होम ट्रेड के फिर से दो पार्ट्स, ये होम ट्रेड है, होम ट्रेड के फिर से दो पार्ट्स, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। अब आ जाओ ट्रेड में सेकंड पार्ट पे, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के फिर से तीन पार्ट्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, अंतरपोर्ट या री एक्सपोर्ट। समझ में आ रहा है क्या? पक्का पक्का। देखो ट्रेड में होम ट्रेड जो विद इन कंट्री होता है और फॉरेन ट्रेड जो बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज होता है, ठीक है? होम ट्रेड में होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, अंतरपोर्ट या री एक्सपोर्ट। समझ में आया? पक्का पक्का। सो कॉमर्स का पहला पार्ट हो चुका है ट्रेड। दूसरा पार्ट क्या है? ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। अब इसमें सारे सर्विसेज आते हैं जो ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग सर्विसेज, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, मर्केंटाइल एजेंट्स। ये सब कुछ आता है तुम्हारे ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड में। समझ में आया क्या? चलो अब इसको डिटेल में देखते हैं। फिर से एक बार इसको एक बार देखें, इसको एक बार रिवाइज करें। सर हमने क्या देखा? बिजनेस, बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज के दो पार्ट्स कौन से? एक इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। मेरे साथ साथ करो, एक है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। अब इंडस्ट्री पे आओ। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के तीन पार्ट्स, पहला प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री, तीसरा टर्शियरी इंडस्ट्री। ठीक है? प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है ये पढ़ेंगे अपन, लेकिन एक बार दिमाग में बिठा लो, ठीक है? प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेस यूज किए जाते हैं। सो उसमें क्या क्या है? एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है? उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अपन क्या करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में? सर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स में, ठीक है? तो उसमें क्या क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। उसके बाद तीसरा है टर्शियरी इंडस्ट्री, इसमें सारे सर्विसेज आते हैं। समझ में आया क्या? ये इंडस्ट्री का पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है? अब इंडस्ट्री हो गई, अब आ जाओ कॉमर्स पे, ठीक है? कॉमर्स के दो पार्ट्स, ध्यान दो, कॉमर्स के फिर से दो पार्ट्स, एक है ट्रेड, दूसरा है ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। ट्रेड में फिर से दो पार्ट्स, कौन से? सर फॉरेन ट्रेड, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। समझ में आ रहा है? होम ट्रेड के फिर से दो पार्ट्स, कौन से? होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के तीन पार्ट्स, कौन से? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट या अंतरपोर्ट, ठीक है? और उसके बाद आते हैं ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड में सर्विसेज सपोर्टिंग ट्रेड। समझ में आएगा? ये पूरा चार्ट है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है? चलो फिर चैप्टर खत्म, रिवीजन खत्म, चैप्टर 1 की। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इज व्हाट? इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्टिंग रिसोर्सेज इनटू यूजेबल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है? सर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट में। इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, माइनिंग, ब्रीडिंग, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेट्रा। तो इंडस्ट्री में क्या होता है? ध्यान दो, conversion of resources. It converts raw material into consumer goods which is used directly and capital goods which are used for further production. ठीक है? उसके बाद सर इंडस्ट्री का दूसरा मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ फर्म्स। कुछ कई सारे फैक्ट्रीज या बिजनेसेस एक कलेक्टिवली काम करते हैं तो उसको भी इंडस्ट्री बोलते हैं। एग्जांपल, इंडस्ट्री आल्सो मींस कलेक्शन ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एक्सेट्रा। इंडस्ट्री में और क्या होता है सर? क्रिएशन ऑफ सर्विसेज। इंडस्ट्री ऑल्सो कवर्स सर्विसेज लाइक बैंकिंग, होटल्स, इंश्योरेंस, टूरिज्म एक्सेट्रा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, क्यों? क्योंकि सर उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन में फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट होती है। मतलब एक लकड़ी है, लकड़ी का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है, जनरली, लेकिन वो लकड़ी को काट के मैंने कुर्सी बनाई, फॉर्म चेंज किया तो उसमें यूटिलिटी क्रिएट हो गई। समझ में आया क्या? पका पका। सो इंडस्ट्री एड्स यूटिलिटी बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। सो रिसोर्सेज क्या क्या लगते हैं बॉस इंडस्ट्री में? वाटर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, मैन पावर, मशीन पावर, लार्ज कैपिटल। मैन पावर भी लगता है, मशीनरी भी लगती है और बहुत ज्यादा कैपिटल भी लगता है, ठीक है बेटा? आगे प्लेस ऑफ एक्टिविटी क्या है? इंडस्ट्री का काम कहाँ पे होता है? कंडक्टेड इन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स, शेड्स और इवन एट होम डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री। सर इंडस्ट्री का साइज क्या है या बिजनेस का साइज क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका काम कहाँ पे होगा। समझ में आया क्या बेटा? पक्का। चलो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री।
इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। पहली है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी में देखो क्या क्या है, इंडस्ट्रीज कनेक्टेड विथ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। क्या बोला है बेटा प्राइमरी में, ये इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रीज कनेक्टेड विथ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, जहां पे नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल होता है। प्रोडक्ट्स में बी रॉ एंड यूज्ड एज इनपुट्स फॉर सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइमरी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है ना, वही सेकेंडरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बनता है। समझ में आया क्या? सो प्राइमरी इंडस्ट्री के 3 कैटेगरीज कौन से हैं? एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में क्या होता है? फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ लैंड, आउटपुट डिपेंड्स ऑन लैंड फर्टिलिटी, क्लाइमेट, रेनफॉल। दूसरा है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब क्या? रिसोर्सेस को जमीन में से या पानी में से एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, सो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इट एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेस फ्रॉम सॉइल, वाटर, एयर एक्सेट्रा। जिसमें क्या आता है? एग्जांपल माइनिंग मिनरल्स, ऑयल्स, ऑयल एक्सट्रैक्शन, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। तीसरा है सर जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब एनिमल्स को यूटिलाइज करके उन पे काम करना। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। समझ में आया? लिविंग थिंग्स। तो एग्जांपल क्या है? एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, चलो ये हो गई प्राइमरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इट डिपेंड्स ऑन प्राइमरी इंडस्ट्री फॉर रॉ मटेरियल, कन्वर्ट देम इनटू फिनिश्ड गुड्स। अभी ये देखा ना अपन ने क्या सर, प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फिनिश्ड गुड है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बनता है। मतलब एग्रीकल्चर से निकला कॉटन, ठीक है, रॉ कॉटन, ये रॉ कॉटन को सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमने प्रोड्यूस करके उससे बनाया कपड़ा, उससे बनाया शर्ट। समझ में आ रहा है क्या? सो यहाँ का जो प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फिनिश गुड है वो बनता है रॉ मटेरियल, कहाँ पे? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ठीक है, आगे इसके 2 टाइप्स है सेकेंडरी इंडस्ट्री के। एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? इट ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड विद मशीन्स एंड मैन पावर। मशीन्स को यूज करके और मैन पावर को यूज करके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एग्जांपल क्या है? टेक्सटाइल, शुगर, पेपर। दूसरी क्या है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है? इट बिल्ड्स इमूवेबल एसेट्स लाइक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स, टनल्स, रोड्स। इट क्रिएट्स परमानेंट वेल्थ एट द प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। सर ये परमानेंट वेल्थ क्रिएट करने का काम करती है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अपन देखते हैं, रोड है, ब्रिजेस है, डैम्स है, स्कूल्स है, व्हाटएवर, ये सब कुछ आता है कहाँ पे? तुम्हारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। ठीक है बेटा, पक्का क्लियर है? उसके बाद तीसरी इंडस्ट्री कौन सी है? टर्शियरी इंडस्ट्री। कौन सी है तीसरी इंडस्ट्री? टर्शियरी इंडस्ट्री। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। सर प्राइमरी इंडस्ट्री को और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है टर्शियरी इंडस्ट्री। सारे सर्विसेज इसमें आते हैं। इट इंक्लूड्स ट्रेडिशनल सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा एंड मॉडर्न सर्विसेज लाइक होटल्स, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, और इसमें एजुकेशन भी आएगा। एजुकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आया क्या? इंडस्ट्री का पार्ट पक्का पक्का। सो बिजनेस का दूसरा वर्टिकल क्या है? कॉमर्स। एक है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। चलो कॉमर्स को देखते हैं। कॉमर्स is that part of business activity concerned with distribution of goods and services produced by industry। सर इंडस्ट्री से जो गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हुए ना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है? कॉमर्स। इसलिए कॉमर्स के 2 पार्ट है, एक ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ध्यान दो। इट एंश्योर्स फ्री, ये इंपॉर्टेंट है, फ्री एंड स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स थ्रू एक्सचेंज फॉर मनी। सर गुड्स का, सर्विसेज का स्मूथ फ्लो कंज्यूमर तक, बिजनेस से लेके या फिर बोल सकते हो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक, कौन कराता है? कॉमर्स। सो कॉमर्स इज डिवाइडेड इनटू ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कॉमर्स के फिर से 2 पार्ट, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सर ट्रेड में क्या क्या आता है? ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज ट्रेड। मतलब ट्रेड में क्या होता है? सिर्फ गुड्स सर्विसेज को बाय या सेल करना। समझ में आया? प्रोडक्शन इसमें नहीं आता, प्रोडक्शन आता है इंडस्ट्री में। कॉमर्स में आता है ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या? गुड्स सर्विसेज को बाय सेल करना, ठीक है, पैसे के लिए। इट ट्रांसफर्स ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है। पहले मैं मालिक था, मैंने ये पेन का मालिक मैं था, ये पेन मैंने बेच दिया, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई जिसने इसको खरीदा है उसके पास। समझ में आ गया बेटा? पक्का। सो ट्रेड में फिर से 2 कैटेगरीज है, एक होम ट्रेड, दूसरा फॉरेन ट्रेड। इसका ही दूसरा नाम है इंटरनल। होम ट्रेड मतलब इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड मतलब एक्सटर्नल ट्रेड।
होम ट्रेड मतलब सर भारत इस कंट्री में, किसी भी कंट्री में इंटरनली होने वाला ट्रेड, कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में होने वाला ट्रेड, दैट इज होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, कुछ भी बोलो, ठीक है। और कंट्री के बाहर, कंट्री का उस कंट्री के साथ दूसरी कंट्री के साथ होने वाला ट्रेड, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। समझ में आया क्या? चलो, सो होम ट्रेड देखते हैं। बाइंग एंड सेलिंग विद इन कंट्री यूजिंग लोकल करेंसी, कंट्री के अंदर लोकल करेंसी यूज करके आप ट्रेड कर रहे हो। इसके दो पार्ट है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। सबको पता है होलसेल ट्रेड मतलब क्या, बाइंग इन बल्क क्वांटिटीज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड सेलिंग टू रिटेलर्स। होलसेल मतलब क्या सर, प्रोड्यूसर से बल्क क्वांटिटी पे लेना और छोटे छोटे क्वांटिटीज में रिटेलर को बेचना या कंज्यूमर को बेचना, ठीक है। रिटेल ट्रेड मतलब क्या है सर, होलसेलर से खरीदना जब जब जरूरत पड़े तब और सीधा फाइनल कंज्यूमर तक बेचना। तो रिटेल ट्रेड मतलब क्या, सेलिंग गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज टू फाइनल कंज्यूमर्स। समझ में आ रहा है क्या? आगे, फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, इट इज ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज यूजिंग डिफरेंट करेंसीज। अलग अलग कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है अलग अलग करेंसीज को यूज करते हुए। तो इसके 3 पॉइंट्स है, एक इंपॉर्टेंट ट्रेड, सॉरी इंपोर्ट ट्रेड, दूसरा एक्सपोर्ट ट्रेड और तीसरा है अंतरपोर्ट ट्रेड या री एक्सपोर्ट ट्रेड भी इसको बोलते हैं। इंपोर्ट मतलब क्या, दूसरी कंट्री से कुछ गुड्स मेरी कंट्री में आए, दैट इज इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब क्या, मेरी कंट्री से कुछ गुड्स बाहर की कंट्री में गए, दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है। और अंतरपोर्ट या री एक्सपोर्ट मतलब क्या सर, किसी एक कंट्री से वो जो गुड्स आए वही मैंने दूसरी कंट्री में भेज दिए, साइमल्टेनियसली दोनों भी होना, कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। ध्यान दो, इंपोर्ट बाइंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, दैट इज इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब सेलिंग गुड्स टू अनदर कंट्री। और अंतरपोर्ट ट्रेड मतलब इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड री एक्सपोर्टिंग टू अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री में उसे री एक्सपोर्ट कर देना। समझ में आया क्या? क्लियर है ये? पक्का? चलो आगे। उसके बाद ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये हो गया ट्रेड। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब क्या सर, वो सर्विसेज जो ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। These are supportive activities या services that help in smooth distribution of goods and services। तो क्या क्या आता है इसमें बेटा, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इट मूव्स गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन सेंटर। सर प्रोडक्शन सेंटर से लेके कंजम्पशन सेंटर तक पहुंचाने का काम करता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। किसको, गुड्स को और ह्यूमन एसेट्स को भी, ठीक है। दूसरा है वेयर हाउसिंग, इट स्टोर्स गुड्स सेफली एंड एंश्योर्स स्टेडी सप्लाई। मेरे पास बहुत ज्यादा गुड्स है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स है, ठीक है, स्टॉक है, तो इसे मैं स्टोर कर सकता हूँ और जब जब जरूरत है तब तक सप्लाई कर सकता हूँ। कब, कैसे, वेयर हाउसिंग सर्विसेज से। यहाँ पे ना 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ट्रांसपोर्ट कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है और वेयर हाउसिंग कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, ठीक है बेटा, और वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सर कैसे, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या सर, जो प्लेस अनएक्सेसिबल थी ना अब वो भी एक्सेसिबल हो गई है, क्यों, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, इससे प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हो गई। और वेयर हाउसिंग मतलब क्या सर, मैं स्टॉक करके रख सकता हूं और जब चाहिए, जिस वक्त पे चाहिए, जिस टाइम पे चाहिए, तब मैं गुड्स को बाहर निकाल सकता हूँ। समझ में आएगा? इससे टाइम यूटिलिटी क्रिएट होगी, इसलिए ये चीजें याद रखो, ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। उसके बाद तीसरा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब क्या, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट रिस्क लाइक फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट्स और ट्रांजिट लॉसेस। ट्रांजिट मतलब इन ट्रांजिट, जो ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स का लॉस होता है वो, ठीक है। आगे तीसरा, फोर्थ इज बैंकिंग, इट प्रोवाइड्स फंड्स। बैंकिंग में क्या होता है, फंड्स प्रोवाइड करती है बैंक, ठीक है, लोन्स वगैरह देती है अपने को। और फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक चेक्स, कार्ड्स, ऑनलाइन बैंकिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग, इट प्रमोट्स प्रोडक्ट्स थ्रू इंडोर एंड आउटडोर एड्स। इंडोर एड्स मतलब कब देखे, इंडोर एड्स अपन टीवी पे देखते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं। आउटडोर मतलब पोस्टर्स है, होर्डिंग्स है, बैनर्स है, फ्लेक्स है, ये सब कुछ आउटडोर एड्स है, ठीक है। आगे मर्केंटाइल एजेंट, they act as middlemen between buyers and sellers like broker, estate agents etc। ये सारे मर्केंटाइल एजेंट्स होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ क्या देख रहे हैं अपन, जो ट्रेड को सपोर्ट करते हैं वो सारे सर्विसेज,
ठीक है। एंड लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। लास्ट पॉइंट क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से क्या होता है? हेल्प प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स, कंज्यूमर्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू फोन, इंटरनेट, ईमेल, पोस्टल सर्विसेज एक्सेट्रा। these are auxiliaries to trade। क्या क्या है auxiliaries to trade में? 7 पॉइंट्स है। कौन से सर्विसेज है? ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, मर्केंटाइल एजेंट, कम्युनिकेशन। क्लियर है बेटा सबको? पक्का पक्का क्लियर है 100%? ठीक है, गुड। यहाँ पे ओसीएम का चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा पूरा वन शॉट रिवाइज हो चुका है। वन शॉट रिवीजन है ये, ठीक है। हाँ, ये एक वीडियो देखोगे ना तो जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उसका भी चैप्टर 1 पूरा हो जाएगा। जिसने पहले से पढ़ा है उसका तो एकदम शार्प हो जाएगा, और जिसने थोड़ा थोड़ा ऐसे करके पढ़ा है ना उसका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बेटा, तो एकदम जबरदस्त तरीके से अपन ओसीएम में अगर अभी बने रहेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारा 80 मार्क का अगर पेपर है ना तो 80 में से 60+ तुम ये पेपर के थ्रू चले जाओगे, रिविजन अगर सही तरीके से साथ में करेंगे तो। ठीक है बेटा, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के रिविजन के लिए। ये रिविजन देखना और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम को फोड़ देंगे अपन साथ में। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रिविजन लेक्चर में। ठीक है बेटा, बाय।